नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहां खतरे में अपराधी, तस्कर, आतंकवादी, इसके अलावा दूसरे तरह के सांप्रदायिक अपराध करने वाले, दंगा फैलाने वाले, आगजनी करने वाले, हत्या, बलात्कार, लूट करने वाले खतरे में नहीं है। वहां केंद्रीय जांच एजेंसियां खतरे में है। और अगर सत्तारूढ़ दल के किसी करीबी नेता, बाहुबली नेता पर हाथ डालने की कोशिश होती है तो उसको बचाने के लिए पूरी सरकार, पूरी पार्टी लग जाती है। किस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रहा है खेल, आप सुनेंगे तो लगेगा कि किसी जासूसी उपन्यास की कहानी सुन रहे हैं। बस क्लाइमेक्स जो है आने वाला है। आपको पता नहीं है कि क्लाइमेक्स में क्या होगा, लेकिन बाकी पटकथा जो है लिखी जा चुकी है और वो एग्जीक्यूट हो रही है, वो जमीन पर उतर चुकी है। मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल में दो मामलों की। एक है पश्चिम बंगाल के बाहुबली नेता और ममता बनर्जी का दाहिना हाथ माने जाने वाले अनुव्रत मंडल का मामला, जिनको मवेशी तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने किया, ईडी का भी केस है। करोड़ों रुपए का जो है इसमें घोटाला हुआ है। जांच जो है और उसके अलावा एक और जांच चल रही है। आपको याद होगा कि बीरभूम जिले में बादू शेख, ये भी एक बाहुबली था जिसकी हत्या हो गई। ये तृणमूल कांग्रेस का खास आदमी था। तृणमूल कांग्रेस के लिए जो है वो लोगों को धमकाना, डराना, जमीन पर कब्जा करना, लोगों की हत्या करवा देना, ये सब काम करता था। उसकी एक बम विस्फोट में हत्या हो गई। अब उसके बाद उसकी हत्या का बदला लेने के लिए 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। उनको घर में बंद करके बाहर से सिटकिनी लगाई गई और उसके बाद आग लगा दी गई घर में। उसकी जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया और सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। अब सीबीआई जांच कर रही है। उसमें मुख्य अभियुक्त सीबीआई के मुताबिक ललन शेख था। ललन शेख जो है वो शेख का दाहिना हाथ था और बाहुबली है। ये फरार हो गया। सीबीआई खोजती रही। 8 महीने बाद 3 दिसंबर को सीबीआई इसको गिरफ्तार कर पाई। इसकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद सीबीआई कस्टडी में इसकी मौत हो गई। सीबीआई का कहना है कि उसने सुसाइड कर लिया। सीबीआई के कैंप ऑफिस में जो है वहां पर इसको रखा गया था, वहां इसने सुसाइड कर लिया, ऐसा सीबीआई का दावा है। लेकिन स्टेट पुलिस का और राज्य सरकार का, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उसको सीबीआई कस्टडी में, ये कस्टोडियल डेथ का मामला है और उसकी पत्नी या परिवार के लोगों का कहना है कि उसको टॉर्चर किया गया, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब आप देखिए कि कैसे खेल शुरू हुआ। जैसे ही ललन शेख का सुसाइड का केस सामने आया, राज्य सरकार को, ममता बनर्जी की सरकार को अवसर नजर आया अनुव्रत मंडल को बचाने का। अब आप कहेंगे कहां अनुव्रत मंडल का केस और कहां ये ललन का केस, इसमें कहां साम्य है दोनों में? दोनों का कनेक्शन बताता हूं। जैसे ही ये उसकी मौत हुई, उसके बाद उसके परिवार की ओर से एक एफआईआर दर्ज की गई। उसमें 7 सीबीआई के अफसरों का नाम है, नामजद रिपोर्ट लिखवाई गई और पुलिस ने एफआईआर में जब कन्वर्ट किया शिकायत को तो उन 7 नामों को बरकरार रखा। इसमें 2 सीबीआई के सीनियर ऑफिसर है, एक डीआईजी रैंक के, एक एसपी रैंक के। इसके अलावा इस केस का जो आईओ था, ये बादू शेख की हत्या का, उसका नाम भी है। अब सवाल ये है कि अनपढ़ महिला जो ललन की पत्नी है, उसको सीबीआई अफसरों के नाम कहां से पता चले? चलिए मान लेते हैं कि हो सकता है किसी से पूछा हो, किसी ने बताया हो, जानकारी दे दी हो। पुलिस को क्या ये अंदाजा नहीं है कि सीबीआई अफसरों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट का क्या मतलब होता है? अगर वो कस्टोडियल डेथ थी तो भी बिना इन्वेस्टिगेशन के। अब ये मामला क्या, सीबीआई सीधे गई कोलकाता हाई कोर्ट ने एफआईआर तो क्वेश्चन नहीं की, लेकिन कोलकाता पुलिस को रोक लगा दी कि गिरफ्तारी या कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे। ये जो 7 लोग हैं उनमें एक अधिकारी जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। किस केस का? अनुव्रत मंडल के केस का। अब मामला ललन का और बादू शेख का है। उसमें जो है
अनुव्रत मंडल के केस का तो कोई संबंध नहीं है, तो उसके आईओ का नाम किसने बताया? इस मामले की तो जांच भी वो नहीं कर रहे थे, वो दूसरे मामले की जांच कर रहे थे। तो इससे शक पैदा हुआ कि जरूर कुछ जो है दाल में काला है। वैसे तो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे, पूरी दाल ही काली है, लेकिन अब भी अगर आप कहें कि हम मानने को तैयार नहीं है, ये इत्तेफाक हो सकता है, ये किसी की जानकारी के आधार पर हो सकता है, टीएमसी का कोई वर्कर हो जो उसकी पत्नी की मदद कर रहा हो, उस वजह से हो सकता है, तमाम कारण हो सकते हैं, गलतफहमी में हो सकता है। अनुव्रत मंडल के केस का जो आईओ है उसका नाम आना गलतफहमी की वजह से हो सकता है, बहुत से कारण हो सकते हैं। ये सब कारण माने जा सकते हैं। अब आप देखिए कि ममता बनर्जी को अनुव्रत मंडल को बचाना उनको अपने बचाने जैसा है, क्योंकि ये जो मवेशी तस्करी का मामला है, ये बॉर्डर पर जो तस्करी चलती, बांग्लादेश जो है स्मगल करके जानवर भेजे जाते हैं, उसमें गोवंश भी है, दूसरे जानवर भी हैं। तो उसका मामला ऐसा नहीं है कि अनुव्रत मंडल तक सीमित हो, उसका पैसा बढ़ता था, और कहाँ तक बढ़ता था ये तो ममता बनर्जी बता सकती हैं, या तृणमूल कांग्रेस के दूसरे नेता बता सकते हैं, या फिर अनुव्रत मंडल बता सकते हैं। जी, मामला यहीं फंस जाता है कि ये बात, इस बारे में जानकारी अनुव्रत मंडल दे सकते हैं। तो अनुव्रत मंडल अगर मुंह खोल दे तो पूरी तृणमूल कांग्रेस फंस सकती है। अब तृणमूल कांग्रेस को तो ममता बनर्जी नहीं फंसा सकती, और तृणमूल कांग्रेस में कौन कौन फंसेगा ये तो पता नहीं है मुझे, लेकिन कोई छोटे मोटे लोग तो फंसेंगे नहीं, जाहिर है कि इसमें बड़े लोग ही फंसेंगे। तो ममता बनर्जी के लिए अनुव्रत मंडल को बचाना किसी भी हालत में जरूरी है। तो क्या होता है आप देखिए, असली जिससे मैं कह रहा हूं आप कन्विंस हो जाएंगे कि ये पूरा मामला किस तरह से पूरी जांच को डिरेल करने की कोशिश हो रही है, पटरी से उतारने की कोशिश हो रही है। अब मैंने शुरू में ही बताया था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी जांच कर रहा है अनुव्रत मंडल के मामले की। अनुव्रत मंडल के कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी समय से ईडी कोशिश कर रहा है। दिल्ली की एक अदालत में, स्थानीय अदालत में उसके खिलाफ, अनुव्रत मंडल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट वहां से लिया ईडी ने। कब लिया? 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को दोपहर बाद शाम वाम तक ये प्रोडक्शन वारंट मिला। तो अगले दिन ईडी के अफसरों को कोलकाता जाना था और लेकर आना था दिल्ली, और दिल्ली में लाकर उससे ईडी ऑफिस में पूछताछ होनी थी, ईडी हेडक्वार्टर में। यही बात ममता बनर्जी को मंजूर नहीं थी। उनको मालूम था कि अगर ईडी लेकर गई दिल्ली अनुव्रत मंडल को तो वो तोते की तरह बोल सकता है। उनको मालूम है कि ईडी वाले किस तरह से पूछताछ करते हैं, और वो कुछ भी करके सच्चाई निकलवा ही लेते हैं। और मैं पहले कई बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, आपको बहुत से लोगों को पता भी होगा कि ईडी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में एडमिसिबल होता है एविडेंस के तौर पर। ये सीबीआई को या पुलिस को दिए गए बयान जैसी स्थिति नहीं होती। ईडी के सामने अगर आपने बयान दिया है तो कोर्ट उसको साक्ष्य मानता है, वो आपके खिलाफ उसका इस्तेमाल हो सकता है। इसी से ममता बनर्जी डरी हुई। तो जैसे ही पता चला कि ईडी ने प्रोडक्शन वारंट जो है हासिल कर लिया है, तुरंत 2021 का एक मामला, एक दूसरे व्यक्ति ने ये आरोप लगाया था उस समय कि पार्टी की बैठक में अनुव्रत मंडल ने उसका गला दबाने की, मारने की कोशिश की थी। वो कंप्लेंट उसकी पड़ी हुई थी 2021 से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जैसे ही ईडी ने प्रोडक्शन वारंट हासिल किया, वैसे ही उस पर पश्चिम बंगाल की पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई। अनुव्रत मंडल की इस केस में तुरंत गिरफ्तारी दिखा दी गई, गिरफ्तारी हो गई और उसको अदालत में पेश कर दिया गया। और अदालत में भी देखिए 7 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई। आमतौर पर पुलिस को रिमांड मिलने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, सेंट्रल एजेंसियों को तो और मशक्कत करनी पड़ती है। तो 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की ऐसे मिलती है, फिर बढ़ती है। सीधे 7 दिन की पुलिस रिमांड एक छोटे से मामले में, अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लगा था, और कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा। जिस व्यक्ति ने लगाया था उसका कोई मेडिकल है, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उसको 7 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई। और इतना ही नहीं, उसके वकील ने एक बार भी अदालत में यह नहीं कहा कि इनको जमानत मिलनी चाहिए।
हर मुवक्किल का वकील सबसे पहली चीज मांग करता है जो वो अपने मुवक्किल के लिए जमानत की मांग करता है, लेकिन उनके वकील ने मांग नहीं की। वकील से पूछा गया कि भाई आपने जमानत क्यों नहीं मांगी, तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी में सब कुछ हो गया कि मुझे समझ में नहीं आया। तो आप समझिए पूरा खेल क्या है। अब अनुव्रत मंडल ने उस अदालत में जहां से पुलिस रिमांड पर उसको भेजा जा रहा था, ईडी के जो प्रोटेक्शन वारंट है उसको चैलेंज किया। ईडी के सामने मजबूरी थी, कहना पड़ा कि वो 9 जनवरी तक इस प्रोटेक्शन वारंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो अनुव्रत मंडल पश्चिम बंगाल में बना रहे, दिल्ली न जाने पाए, ईडी की कस्टडी में न जाने पाए, दिल्ली में उससे पूछताछ न होने पाए, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है ममता बनर्जी उनकी सरकार। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये घेरा कस रहा है। उसके साथ साथ ये भी समझिए कि ये जो देरी होती है प्रोसिक्यूशन में, या आप देखिए कि किस तरह से केस को उलझाया जा रहा है, किस तरह से इसको लटकाया जा रहा है कि जितना खींच सके तब तक कोई और मामले लेकर आ सकते हैं, किसी और मामले में किसी और से एफआईआर करा के अनुव्रत मंडल को फिर से जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। ये कुछ भी हो सकता है। तो ये सब देखते हुए इतना तो समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी बड़ी कठिनाई में है। अनुव्रत मंडल जो है वो उनके गले की हड्डी बन गए, न उनको निगल पा रही है न उगल पा रही है। उसको बचाना उनकी सरकार की प्राथमिकता हो गया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ज्यादा लंबे समय तक वो बच पाएगा। आखिरकार अदालत को भी ये सब समझ में आता है। ये सारी चालबाजियां, ये ट्रिक्स जो है वो सरकारों के, पुलिस के, ये अदालतों को, जजेस को समझ में आता है। तो इसमें देर होती है, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अनुव्रत मंडल ईडी की कस्टडी में दिल्ली जाएंगे, और एक बार दिल्ली पहुंचने के बाद ममता बनर्जी की धड़कन जो है वो बढ़ने लगेगी। बंगाल की राजनीति में इस तरह के मामलों की भरमार है, भ्रष्टाचार की, आगजनी, लूट, हत्या। केवल 2021 के चुनाव के बाद नहीं हुआ है सब, उससे पहले से भी होता रहा है, अब भी हो रहा है। लेकिन अदालत का शिकंजा जिस तरह से और जांच एजेंसियों का कस रहा है, उससे इसकी रफ्तार में थोड़ी सी कमी आई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। वो अपने तौर तरीके, अपना स्वभाव बदल लिया हो तृणमूल कांग्रेस और उनके नेताओं ने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब उम्मीद की किरण सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसियां और अदालतें हैं। देखिए वहां से क्या होता है। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।